आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम BA तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों, उससे पहले सिलेबस और साथ में भारतीय कला की क्या विशेषताएं थी, इन संदर्भों में आपसे बात हो चुकी है। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य का विकास। तो इस स्थापत्य के विकास या वास्तुकला का विकास एक दूसरे के ये दोनों पर्याय माने जाते हैं, तो इसको हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक के माध्यम से प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का एक खाका हमारे दिमाग में खींचेगा और आप देखिएगा इस खाका के आधार पर ही हम पूरे प्राचीन भारत को एक क्रमबद्ध तरीके से वास्तुकला या स्थापत्य कला के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के विकास को दर्शाएं, बताएं या वर्णन करें, आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो इस तरह के प्रश्न आपसे न केवल BA तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र में अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके प्रारंभ में हम थोड़ी शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय के तौर पर और चलते हैं और हम लोग देखते हैं यह टॉपिक। प्राचीन भारत में स्थापत्य का विकास, जो कि यह टॉपिक है और आप देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वसु धातु से हुई है और जिसका अर्थ बसना अथवा निवास करना होता है। बसना अथवा निवास करना होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वस धातु से होती है जिसका अर्थ है बसना अथवा निवास करना। तो यहाँ हमें जो अपने प्रारंभिक दौर में वास्तुकला के संदर्भ में जो हम परिचय दे रहे हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि वास्तुकला का वास्तव में अर्थ क्या होता है। वास्तु से तात्पर्य वास हेतु अथवा रहने योग्य भवन से है। ऐसा स्थान जहाँ पर रहा जा सके। रहने योग्य जो भवन है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तु शब्द के पर्याय के रूप में स्थापत्य का प्रयोग किया गया है। हम इससे पहले बात कर चुके थे कि वास्तु और स्थापत्य एक दूसरे के पर्याय हैं। आंग्ल भाषा में वास्तु के लिए आर्किटेक्चर शब्द का प्रयोग किया गया है और आप देख रहे हैं जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आर्की जिसका अर्थ होता है प्रमुख और दूसरा टेक्टान जिसका अर्थ होता है निर्माता। क्या होता है अर्थ? निर्माता। और अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए आर्किटेक्चर का तो प्रमुख निर्माता। क्या है? प्रमुख निर्माता। आर्किटेक्चर का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमुख निर्माता। हम बात कर रहे थे आंग्ल भाषा में वास्तु के लिए आर्किटेक्चर शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्किटेक्चर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमुख निर्माता। लेकिन हम देख रहे हैं आगे कि वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वस धातु से हुई है जिसका अर्थ बसना अथवा निवास करना होता है और वास्तु शब्द के पर्याय के रूप में स्थापत्य का प्रयोग किया गया है। और ये भी देख रहे हैं कि इसी प्रकार आंग्ल भाषा में वास्तु के लिए आर्किटेक्चर शब्द का प्रयोग किया गया है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक तो आर्की जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमुख, दूसरा टेक्टान जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्माता। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक सामान्य परिचय के तौर पर हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा वास्तु, स्थापत्य और आर्किटेक्चर शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य का विकास। तो कला की भांति वास्तु या स्थापत्य कला के उद्भव भी उतना ही प्राचीन है। आप देख रहे हैं
प्राचीन है जितना मानव सभ्यता। मानव सभ्यता का उद्भव की जितनी प्राचीनता है उतनी ही प्राचीनता स्थापत्य कला का भी है। आप देख रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास भी करेंगे। साहित्य में वास्तुविद्या से संबंधित लगभग 117 ग्रंथों की चर्चा की गई है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण हैं उनमें बृहत संहिता, मानसार, मयमतम, सम्रांगण सूत्राधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिल्प रत्नसार, विश्वकर्मियम, अग्नि और मत्स्य पुराण में वास्तु अथवा स्थापत्य कला के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिनमें हमें प्राचीन काल के जो भी वास्तुकला है या स्थापत्य कला है उसके बारे में चर्चा मिलती है। इन ग्रंथों में चर्चा मिलती है। प्रमुख ग्रंथ हैं, कहने के लिए तो लगभग 117 से भी अधिक ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनमें स्थापत्य या वास्तुकला की चर्चा की गई है, लेकिन हम प्रमुख तौर पर देखें तो यहाँ पुराण और कुछ साहित्यिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें बृहत संहिता, मानसार, मयमतम, सम्रांगण सूत्राधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिल्प रत्नसार, विश्वकर्मियम, अग्नि मत्स्य पुराण। इनमें हमें प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का कैसे उद्भव हुआ, उनका विकास कैसे है, इसमें बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। और हमने ये बात भी की थी आपसे कि भारतीय कला के संदर्भ में स्थापत्य की प्राचीनता आप देख रहे हैं मानव के उद्भव के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात मानव सभ्यता जितनी प्राचीन है हम उतनी ही प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला को भी रख सकते हैं। जैसे हम पाषाण काल की चर्चा करें, जब हम बात कर रहे थे पाषाण काल के बारे में, तो उस समय जो आदिमानव हुआ करते थे उनका जो आश्रय स्थल होता था शैलाश्रय, कंदराओं और वृक्ष के नीचे वो बैठ करके कहीं न कहीं निवास किया करते थे, रुका करते थे, वहीं पर रहते थे। और इससे पहले आपको बताया गया है कि जो बसने योग्य स्थान हो, वास्तुशास्त्र के अंदर ये बातें हुई, हम उसे वास्तु की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कैसे शैलाश्रय, कंदराओं और वृक्ष उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे औजार, यही नहीं, जब हम भीमबेटकाओं की गुफाओं वगैरह की यात्रा करते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलेगी। कैसे चित्रकारी? जो उनके दिन भर दिनचर्या में है, मस्तिष्क में है। और आप देख रहे हैं जो भी पत्थरों या अन्य चीज़ों का सहारा लेकर के उसको दीवारों पर क्या कर दे रहे हैं, उत्कीर्ण कर दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कारवा बनाकर चलते हुए, शिकार करते हुए, जानवरों को घेर करके मारते हुए, नृत्य करते हुए, संगीत करते होते हुए, और उनमें सबसे ज़्यादा पशुओं में बारहसिंघा का शिकार करते हुए बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल के जो भी शैलाश्रय हैं, हमने कहा मानव सभ्यता के विकास के साथ आदि मानव का विकास हो रहा है और उस दौरान हमें वास्तुकला या स्थापत्य कला के प्रमाण शैलाश्रय, कंदराओं और वृक्ष के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही स्थापत्य कला का इतिहास का भी प्रारंभ होता है। और स्थापत्य कला का जो इतिहास प्रारंभ होता है उसका जो प्रमाण है हमें वो पाषाण काल में देखने को मिलता है। पाषाण काल में देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है? इस काल के मानव के परिप्रेक्ष्य में उनके निवास स्थल के संदर्भ में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का विकास, जिसमें हम हड़प्पा के संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे। और यहाँ पर यज्ञ वेदिका है, यहाँ हम देख रहे हैं यज्ञ वेदिका। तो जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो इससे पहले हम यह भी बताना चाहते हैं कि जब हम पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के बाद भी एक काल होता है जिसे हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और प्राग हड़प्पा के दौरान ऐसे बहुत सारे ताम्र पाषाणिक स्थल थे जहाँ से हमें छोटी छोटी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, सड़कें देखने को मिलती हैं, सुरक्षा दीवार देखने को मिलते हैं। और यह भी उस काल के मानव के निवास स्थल थे, उनके अपने भवन थे। हालांकि यह संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी,
और किस प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी, इसके पहले के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक क्रमबद्ध देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, हम स्थापत्य कला की उसमें क्रमबद्धता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतरता के साथ, परिवर्तन के साथ। और आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक दौर में हम पाषाण काल की चर्चा किए, तो आप पाषाण काल में आपने देखा कि कैसे उस काल के मानव शैलाश्रमों में, कंदराओं में, गुफाओं में, वृक्षों के नीचे रह रहे हैं। लेकिन जब हम ताम्र पाषाण काल की चर्चा करते हैं, हम ग्रामीण संस्कृति की चर्चा करते हैं, तो उनके भवनों की बात की जा रही है। और देख रहे हैं कि 4 से 5 कमरों के मकान आपको देखने को मिल रहे हैं। सड़कें, गलियां, सुरक्षा दीवार, ये सब चीज़ें आपको ताम्र पाषाण काल में दिखाई पड़ रहे हैं। और धीरे धीरे देख रहे हैं किसी की पृष्ठभूमि पर जो हमारे यहाँ प्रथम नगर नियोजन हुआ या नगरीय क्रांति हुई, जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा में भी हमें वास्तुकला या स्थापत्य कला के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे हम नगर नियोजन के दौरान हम लोगों ने स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित निवास, श्रमिक बस्ती, बंदरगाह, विद्यालय, और अन्य बहुत ऐसे छोटे छोटे भवन हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। यानी हड़प्पाई भी वास्तुकला या स्थापत्य कला से भली भांति परिचित थे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता छोड़िए, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का विकास, तो एक एक पैराग्राफ बनते जाएंगे। पाषाण काल का अपना एक अलग पैराग्राफ, ताम्र पाषाण काल का अपना एक अलग पैराग्राफ, और हड़प्पा का एक अलग पैराग्राफ। और उस दौरान आप वहाँ के कुछ भवनों की चर्चा करेंगे और आप देख रहे हैं उन भवनों का संबंध प्राचीन काल के स्थापत्य या उस काल के स्थापत्य या वास्तुकला से संबंधित है। तो एक क्रम आपको देखने को मिल रहा है। प्रारंभिक दौर में पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, और फिर आपने देखा हड़प्पा। और यह मतलब विकास निरंतरता के साथ जारी है, क्योंकि प्राचीन काल में हम देख रहे हैं कि वैदिक काल के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो यज्ञशाला, गौशाला और यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण हो रहा है। और ये यज्ञ वेदिकाएं वर्गाकार हैं, आयताकार हैं और त्रिभुजाकार हैं। यानी वेदों में भी स्थापत्य या वास्तुकला की चर्चा बड़े सुंदर ढंग से की गई है, और की ही नहीं गई है, आप देख रहे हैं किन संदर्भों में की गई है उनको भी यहाँ दर्शाया गया है। तो वैदिक काल में हम जब ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो भले से इस काल के लोग यायावरी, पश्चारी, कबीलाई समाज से संबंधित थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे, लेकिन ये यज्ञ वेदिका, यज्ञशाला या गौशाला से परिचित थे और कहीं न कहीं इनका ये निर्माण किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ा, लोगों के जीवन में स्थिरता और स्थायित्व आया थोड़ा सा, और आप देख रहे हैं जब भी स्थायित्व आएगा तो बस्तियों का निर्माण होगा। और उत्तर वैदिक काल में बस्तियां प्रारंभ हो गई, अर्थात भवनों का निर्माण पूरी तरह से प्रारंभ हो गया। तो हम वैदिक काल में भी देख रहे हैं, हड़प्पा में हम लोगों ने देखा, वैदिक काल में भी हम लोगों ने चर्चा की, और हम आगे इसी प्रकार हम मौर्य काल के बारे में भी बात कर रहे हैं। किस काल के बारे में? मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में जो स्थापत्य का निर्माण किया जाता था वो लकड़ी से भी होता था। किससे? लकड़ी से भी होता था, ईंट से भी होता था और प्रस्तर से भी, पत्थर से भी होता था। और यही नहीं, ये उदाहरण भी हैं स्थापत्य के। इनके उदाहरण हमें राजप्रासाद आप देखते हैं, मौर्यों का राजप्रासाद पाटलिपुत्र में स्थापित था। आज का कुम्हरार और बुलंदी बाग के आसपास के क्षेत्रों में मौर्यों का राजप्रासाद स्थापित था, और इसका उत्खनन भी कराया स्पूनर महोदय ने। और कैसे उत्खनन के बाद यह राजप्रासाद
का वास्तविक स्वरूप आज प्रकट होता है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। यही नहीं, इस काल में अशोक स्वयं कहते हैं कि हमने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, और कुछ ऐसे स्तूप थे जिनका चर्चा वो अपने अभिलेखों में भी करते हैं, उसके परिवर्धन के बारे में, उसे बड़ा कराने के बारे में। तो आप देखेंगे कि यह मेरे बुद्ध की जन्मस्थली है, यहाँ पर भी देखते हैं तो रुमिंदेई निगलीवा के स्तूपों की भी चर्चा की गई है। और यही नहीं, जब हम गुफाओं की बात करते हैं, चूँकि इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होनी है, हमारा यहाँ पर कहने का यह मतलब है कि मौर्य काल में भी या मौर्य का स्थापत्य कला का विकास निरंतरता के साथ जारी रहा। और आप देख रहे हैं इस स्थापत्य कला में ईंट, प्रस्तर और काष्ठ का प्रयोग होता रहा। उनसे जुड़े हुए हमें प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। राजप्रसाद बहुत सारे विद्वान करते हैं, ऐसा लगता है लकड़ी का बना हुआ था। और यही नहीं, हम स्तूपों के बारे में अभिलेखीय प्रमाण के साथ बात कर सकते हैं, साहित्यिक प्रमाण के साथ बात कर सकते हैं। स्वयं अशोक खुद कह रहे हैं, देख रहे हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कई शास्त्रों में यह मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। और यही नहीं, अशोक ने कई ऐसे महत्वपूर्ण स्तूप हैं जिसका परिवर्धन भी कराया। आगे गुफाओं के बारे में जब हम बराबर की गुफाओं के बारे में बात करते हैं, आप नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं के बारे में बात करते हैं, तो सुदामा, कर्ण चौपल, विश्व झोपड़ी आप देख रहे हैं। लोमस ऋषि जैसी गुफाओं के निर्माण कराने का श्रेय मौर्य काल को जाता है। मौर्य काल के प्रमुख शासक अशोक और उनके पौत्र दशरथ को जाता है, तो हम इन पर भी बात करेंगे। लेकिन ये स्थापत्य है, और ये स्थापत्य का विकास पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा वैदिक काल के साथ आपको मौर्य काल में स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इनमें कहीं न कहीं एक निरंतरता जारी है। हम बार बार यही बताना चाहते हैं कि देखिए, इन थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ ये निरंतरता हर काल में जारी है। और आप देख रहे हैं इस काल में स्तंभों का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम मौर्य काल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आएगा प्रश्न अलग से आएगा, मौर्य काल के स्तंभों पर, वास्तुकला पर या स्थापत्य कला पर या मौर्यकालीन कला पर प्रकाश डालिए, सब पर प्रकाश डालना पड़ेगा। तो ये एक अलग सा टॉपिक है। लेकिन प्रारंभिक दौर पर जब हम पहले यूनिट में चर्चा करते हैं, या हर किसी को यह अपेक्षा होती है कि हो सकता है आपको एक टॉपिक के बारे में बहुत बेहतर जानकारी हो, लेकिन क्या आप अपने संपूर्ण सिलेबस से परिचित हैं? तो हमारा जो संपूर्ण सिलेबस है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का विकास। तो एक सामान्य तरीके से हम देख रहे हैं कि उन स्थापत्य का संबंध किन किन कालों से हैं, और वो कौन कौन से भवन किस टाइप से बनते थे, किससे बनते थे, उनकी चर्चा इस वीडियो में हो रही है। आगे मौर्योत्तर काल में भी आप देख रहे हैं परिवर्धन आपका जारी रहा, स्तूपों का परिवर्धन। तो यहां पर भी देख रहे हैं मौर्योत्तर काल में भी बहुत सारे ऐसे स्तूपों का परिवर्धन, जैसे आप सांची, भरहुत, अमरावती, गुंटूर, नागार्जुनी कोंडा, गुंटूर, मतलब कहने का मतलब है कि मौर्योत्तर काल में चाहे वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा, शुंग वंश के शासक हैं महत्वपूर्ण, पुष्यमित्र शुंग द्वारा या सातवाहन शासकों द्वारा कई ऐसे महत्वपूर्ण स्तूप थे जिनका उन्होंने निर्माण भी कराया और उनका परिवर्धन भी कराया। क्योंकि अशोक के समय में बहुत सारे ऐसे स्तूप जिनके ऊपर लकड़ी का आच्छादन था, तो उनको हटा करके उस पर पत्थर का आच्छादन कराया गया। पुष्यमित्र सिंह द्वारा आप देख रहे हैं भरहुत स्तूप का परिवर्धन कराने का श्रेय भी उन्हें जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मौर्योत्तर काल में भी स्थापत्य कला का विकास होता रहा। और यही नहीं, चैत्यों का भी निर्माण इस काल में प्रारंभ हो गया, चाहे वो भाजा हो, कारले हो, जुन्नार हो। ये आप देख रहे हैं भाजा, कारले, जुन्नार, ये सभी ऐसे चैत्य हैं। चैत्य कैसे किसे कहते हैं इन पर चर्चा होगी, और कुछ खास चैत्यों की अपनी क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है।
तो हम आगे चर्चा करेंगे। जब आप वहाँ पर बात कर लेंगे चैत्यों के बारे में कि कैसे इनका आकार होता है, घोड़े के नाल के आकार का, कैसे इनके द्वार होते हैं, इन सारे संदर्भों में हम लोग क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे। इनके कहाँ पर भिक्षु रहते थे, कौन पूजा स्थल होता था, और साथ में यह भी देखेंगे कि कहाँ से आम जनमानस अंदर जाते थे और कहाँ पर साधुओं को जाने की अनुमति थी। तो ये सब संदर्भों में आपसे बात होगी। चैत्यों के आकार, प्रकार, उसकी संरचना, उसके विशेषताओं पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि मरणोत्तर काल में हम स्तूप और चैत्यों के विकास को देख रहे हैं और कैसे स्तूपों का परिवर्धन, उनका आकार बड़ा कराया जा रहा है, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, उनका तोरणद्वारों की स्थापना हो रही है भव्य और दिव्य तरीके से। और यही नहीं, जो सामाजिक जीवन से जो मूल्य हैं उनको भी स्तूपों पर उत्कीर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से स्तूप हैं जिसमें न केवल बुद्ध से बल्कि बुद्ध के जीवन, जातकों की कहानी, बहुत सारे सामाजिक दृश्य, राजा रानी के, प्रजाओं का अंकन हमें स्तूप पर देखने को मिलता है। और ठीक इसी प्रकार हम चैत्यों के संदर्भ में भी आपसे बात करेंगे। तो आगे देखेंगे मरणोत्तर काल में भी हम बात कर रहे हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल में भी स्थापत्य कला का विकास निरंतरता के साथ जारी रहा, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। और इसमें हम बात करेंगे राजप्रसाद के बारे में, मौर्यों के राजप्रसाद। यहाँ पर मंदिर, खास तौर पर मंदिर के बारे में चर्चा होगी। और मंदिर में हम बात कर चुके हैं, जैसे सांची का मंदिर, भूमरा का मंदिर, भूमरा का मंदिर, नचना का मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का मंदिर, एरण का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर, या उससे पहले हम बात करेंगे भीतर गांव का मंदिर और देवगढ़ का मंदिर। और कुछ अन्य बातें भी होगी। तो जब हम राजप्रसाद के बाद हम मंदिर की भी चर्चा करेंगे। जब भी हमारा पैराग्राफ स्थापत्य कला के विकास में गुप्तों के संदर्भ में चर्चा होगी तो हम उसके अंतर्गत राजप्रसाद, मंदिर, स्तूप और गुफाओं की चर्चा जरूर करेंगे। उदय, इसी प्रकार से हम स्तूपों की चर्चा करेंगे। गुप्त काल के स्तूपों के बारे में जैसे हम बात करेंगे, धमे के स्तूपों की भी बात होगी, इसकी गुफाओं की भी बात होगी। हम बात करेंगे उदय गिरी की गुफाओं में। तो हम देख रहे हैं कि गुप्त काल में भी राजप्रसाद, मंदिर, स्तूप, गुफाएं हमें स्पष्ट तरीके से देखने को मिलती हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत। इनकी अपनी क्या विशेषताएं थी, इसको भी हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राजप्रसाद, मंदिर, स्तूप, गुहा और कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनको हम जब तब चर्चा करेंगे जब एक अलग सा प्रश्न आपके पास बनता है कि गुप्तकालीन मंदिरों के विकास को दर्शाएं या बताएं, या गुप्तकालीन मंदिरों की क्या विशेषताएं थी, इनके क्रमबद्ध विकास को दर्शाएं। तो शुरू से ही हम लोग देखेंगे कि कैसे मंदिरों में विकास हो रहा है, ये मंदिर किस शैली से बने हुए हैं, इन सारे संदर्भों में आपसे बात होगी। हम इससे पहले भी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सारे मंदिर एक समान, एक ही जैसे हो गए। प्रारंभिक दौर में आप देख रहे हैं कैसे चबूतरे का निर्माण होगा और उन पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां होंगी और यहीं से आपको दीवारें देखने को मिलेगी। प्रारंभ में छत सपाट मिलेंगे,
धीरे धीरे परिक्रमा करने के लिए लगेगा धूप छां से बचे तो लोग यहाँ पर भी एक दीवार का निर्माण कर देंगे और धीरे धीरे ये शिखर का निर्माण हो जाएगा और यहीं से स्तूपिका वगैरह निकल करके सामने आएगा। तो कमोबेश कुछ शुरुआती मंदिर हमें ऐसे देखने को मिलेंगे कि सीढ़ी चबूतरा छत सपाट होगा, फिर बाद में देख रहे हैं प्रदक्षिणा पथ जो उनका होगा वो उसको घेर दिया जाएगा, शिखर का निर्माण कर दिया जाएगा, स्तूप का और कलश चीज़ें आ जाएंगी और कहीं न कहीं इनके दीवारों पर कुछ चित्रकारी देखने को मिलने लगेगी। मकर वाहिनी कुर्मवाहिनी का चित्रकार प्रवेश द्वार पर देखने को मिलने लगेगा और यहाँ पर आपका गर्भगृह होगा। तो इस तरीके से भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको और अच्छे से हम गुप्त काल के संदर्भ में बात करेंगे जब एक बड़ा सा प्रश्न आपका बनेगा कि गुप्तकालीन मंदिरों के क्या विशेषताएं थी, इनके विकास को दर्शाएं। तो गुप्त काल के बारे में भी हम देख रहे हैं और आगे जो स्थापत्य कला का जो केंद्र बिंदु होगा वो मंदिर ही होगा। आप देख रहे हैं गुप्तोत्तर काल में जो केंद्र है वो राजप्रसाद मंदिर, हमने कहा था कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में खास तौर पर चर्चा होगी और आगे आप देख रहे हैं यहीं पर आपका निष्कर्ष भी होगा आगे स्थापत्य के बारे में। लेकिन नागर शैली के बारे में हमें चर्चा करनी है, हमें बताना है कि इसका केंद्र कैसे हिमालय से विंध्य के क्षेत्र में है। अर्धमंडप, मंडप, अंतराल, गर्भगृह, शिखर, इस काल के जो भी नागर शैली के मंदिर हैं उनका सुंदर उदाहरण है। खजुराहो में कैसे नागर शैली का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, वहाँ पर एक मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर जिसमें अधिकांशतः नागर शैली के लक्षण देखने को मिलती है। नागर शैली की क्या विशेषताएं हैं, उनमें अधिकांश विशेषताएं इस मंदिर में देखने को मिलती हैं, या उस मंदिर को देख लें तो ऐसा लगेगा कि हमने नागर शैली के सारे लक्षणों को बेहतर ढंग से देख लिया, समझ लिया। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। हम बेसर शैली के बारे में भी बात होगी जिसमें द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप होगा, इसलिए इसे मिश्रित शैली के नाम से भी जाना जाता है। खच्चर शैली भी इसे लोग कहते हैं। और साथ में हम द्रविड़ शैली के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे द्रविड़ शैली और नागर शैली में अंतर है। कि नागर शैली के मंदिर देख रहे हैं एक ऊंची पीठिका पर बनाए जा रहे हैं, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर लगभग कम पीठिका या जमीन की सतह पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दीवार है जिसे परकोटे के नाम से जाना जा रहा है। और प्रवेश करने के लिए हम देख रहे हैं गोपुरम, जो प्रवेश का द्वार है उसे गोपुरम कहा जा रहा है। उत्तर भारत में जो गर्भगृह का शिखर होता है वो सबसे ऊंचा होता था, लेकिन दक्षिण भारत में जब हम बात करते हैं तो जो प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम कहते हैं वह सबसे ऊंचा होता है। और यही नहीं, यहाँ की मंदिर की जो संरचनाएं हैं, उसके भाग हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर बाग, तालाब, देवालय, राजा रानी की मूर्तियों के देवालय, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और यह पद्धति खास तौर पर हमें द्रविड़ शैली में देखने को मिलती है। तो हम द्रविड़ शैली के बारे में भी आपसे बात करेंगे। और जब हम इन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम निष्कर्ष लिखें। तो सुंदर ढंग से हम निष्कर्ष लिखें और यह दर्शाएं कि कैसे हमारे यहाँ कला का प्रारंभ हुआ, निरंतरता के साथ कला कैसे देखने को मिली और कला ऐसी थी कि न केवल वर्तमान को अपितु भविष्य को भी प्रभावित की। और गहे बगाहे देखा जाए आज भी इस कला की जो भी विशेषताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वह था भारतीय कला की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय कला की क्या विशेषताएं हैं। और भारतीय कला की विशेषताओं के अंतर्गत हमने स्थापत्य कला पर आज चर्चा की, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है वो भारतीय कला की विशेषताओं में, तो जिसमें हम मूर्ति कला अपनी एक अलग विशेषता उनकी है, लेकिन हम स्थापत्य कला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो हम लेकर के आए हुए हैं वो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का विकास लेकर के आए हैं। आज हम केवल आपसे स्थापत्य कला के बारे में ही चर्चा किए हैं, कहीं से भी मूर्ति कला या अन्य कलाओं के बारे में, नृत्य या संगीत, कहीं पर भी हम आपसे बात नहीं किए हैं। तो एक स्थापत्य कला का क्रमबद्ध विकास आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से आगे हम निष्कर्ष भी बात किए। और अब एक सामान्य खाका है जिसमें आप 40 से 50 शब्द अगर आप हर पैराग्राफ में लिख रहे हैं और बड़े आसानी से लिख सकते हैं तो निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन आपका पूरा माना जाएगा और आपको नंबर भी मिलेंगे। बस एक दो स्ट्रक्चर इसमें बनाने की ज़रूरत है, उसको भी आप बना देंगे। अगर लगे कहीं स्तूप बन सकता है, चैत्य बन सकता है, मंदिर बन सकता है, तो आप यह भी बना करके
इस प्रश्नों को और बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। आज थोड़ी सी कुछ त्रुटियां थी, अचानक आकर के देखा गया, तो उस त्रुटियों को भी सुधार करके यह क्लास ली गई। तो कुल मिलाकर के यह है कि आगे की जो क्लास हमारी रहेगी वो और भी महत्वपूर्ण है, और उन पर हम मूर्ति कला के साथ साथ अब काल परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन या स्थापत्य कला या मूर्ति कला की क्या विशेषताएं हैं, इन पर बात होगी, और यह हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो मिलते हैं अपने जल्दी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।